हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करने वाले डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये वीडियो पार्ट 10 होने वाला है। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना हुआ है, आप जो है उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप सबके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सोशल स्टडीज जिसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसे मैंने एक वीडियो में करा रखा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मात्र एक वीडियो में सभी सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल में जाना है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, तो आप जो जहां पे उसको जाके देख सकते हैं। वो वीडियो मात्र 1 घंटा 30 मिनट का होगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है लाइम जल है। आपको बताना है कि लाइम जल इनमें से कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम जल जिसे चूने का पानी कहते हैं कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला सवाल है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। कौन से रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। आप लोगों को याद रखना है क्यों करते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है, जिसके कारण लाल रंग जो है ना हमें धुएं में भी दिख जाता है, कोहरे में भी दिख जाता है। इसलिए लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कौन है, तो अफ्रीका है, याद रखना है। मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है, तो 0.003 होता है। लेकिन ये जो है ना ये होता है, ये प्रतिशत में नहीं होता है, प्रतिशत में होता है 0.03% होता है, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन, याद रखना है। अगला सवाल है हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, तो हुइटेकर ने वर्गीकरण के लिए 5 मानदंडों का उपयोग किया था और सभी जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्गों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। और कब बांटा था, तो 1969 में बांटा था, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है। सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है, सिर है। सिर जो है ये सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। सिर जो है हमारे मस्तिष्क को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ी ये बहुत ही मजबूत होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। जैसे देखे होंगे पत्ती होता है, इस प्रकार का होता है, तो पत्ती के किनारों के साथ पानी बूंद बूंद करके टपकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुटेशन। क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं। गुटेशन को बिंदु शराब भी बोलते हैं हिंदी में। तो याद रखना है कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना गुटेशन कहलाता है, याद रखना है आप सबको। अगला सवाल देखिए क्या है, ये प्रतिरोध वाला प्रश्न है कि यहां पे दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सॉरी, माने कोई भी क्रम में जुड़े हैं कि 3 प्रतिरोध है, यानी कि 3 प्रतिरोध है त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। A तथा B के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। आपको बताना है कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, तो ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समानांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये वाला त्रिभुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है श्रेणी क्रम में RS बराबर R1 प्लस में R2 होता है।
R1 माने पहला प्रतिरोध 60 है प्लस R2 माने 100 है, तो हो जाएगा पूरा प्रतिरोध कितना 160 हो जाएगा। अब इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकल गया कितना 160 निकल गया। अब ये वाला प्रतिरोध 160 ओम और ये वाला 40 ओम का प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ इसको कट करके यहाँ पे फिर से बनाते हैं। देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 होता है। अगर हम करें इसको तो 1/RP माने समतुल्य प्रतिरोध निकालना है बराबर 1/R1, R1 कितना है 40 ओम तो 40 प्लस में 1/R2 कितना है, R2 अभी मैंने आपको निकाल के बताया 160 ओम, तो 160 ओम हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 140 हो जाए, सॉरी 160 हो जाएगा। 40 से 160 लगाएंगे कितना बार में 4 बार में 4 हो जाएगा, प्लस 160 से लगाएंगे 160 में एक बार में हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे हम इसको ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे 1/RP बराबर 4/1 कितना 5 में नीचे कितना 160, 4/1 5 नीचे कितना 160 बचा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा मिटाने दीजिए। अब अगर आप देखें कि 5 से 160 कितना बार में कटता है, कटाइए 5 से 160 तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 32 बार में, तो RP बराबर निकल गया 1/32, 1/RP, तो हमें RP निकालना है। तो RP को पलटेंगे, तो जब इसको पलटेंगे तो RP ऊपर, तो हमें इधर वाला भी पलटना पड़ेगा, तो 32 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 32 ऊपर, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया 32 ओम निकल गया, राइट आंसर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, तो टोनोप्लास्ट कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा ए। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या करता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि ये जंतु कोशिका में रिक्तिका का काम होता है जल का संतुलन बनाए रखता है जंतु कोशिका में, तो यहां पूछा गया था कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट कहलाती है। अगला सवाल, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा डी। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये जो है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा ये कितना विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है, तो ये जो है 6000 मेगावाट, 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये जो है एक अधिक उपज देने वाली MACS 1407 अधिक उपज देने वाली एक कीट मुक्त प्रजाति होती है, किसकी होती है, तो ये सोयाबीन की होती है, अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति, याद रखना है। अगला सवाल है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, सोनार में क्या उपयोग करते हैं, तो सोनार में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। पराध्वनि तरंगों का उपयोग जो है कैसे कहाँ किया जाता है कि समुद्री जहाज जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, समुद्र में छिपे वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है जल मिश्रण है, आपको बताना है कि जल किसका किसका मिश्रण होता है, तो जल द्रव तथा ठोस का मिश्रण होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन 3422 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है, और टंगस्टन का उपयोग जो है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है, ये जो है इसका जो है ना गलनांक बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये जो है 2700 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है ये बिना गले बिजली देता है, यानी कि लाइट प्रकाश देता है, याद रखना है आप लोगों को। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 60 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। एक बालक जो है अपने घर से
जो है पूरब की दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है और अपनी दिशा बदलता है, और जब तय करता है तो उसके बाद 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 मीटर सेकेंड में तय कर वापस लौट आता है। यानी कि 100 मीटर गया, 50 सेकेंड समय लगा, और फिर अपनी दिशा बदलकर 100 मीटर फिर पीछे आ गया, उसको 50 सेकेंड लगा। तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा ये निकालना है। तो औसत वेग निकालना है ना आपको। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय होता है, विस्थापन बटे में समय होता है। अब देखिए क्या है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि हम हमें इसे मिटाने दीजिए। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय होता है। अब देखिए आगे क्या करना है। तो वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। अब देखिए, जब आप 100 मीटर गए फिर 100 मीटर वापस आ गए तो विस्थापन कितना, 0, क्योंकि विस्थापन ये नहीं देखता है कि आप कितना दूरी चल के आए हैं, विस्थापन ये देखता है कि अब आप कहाँ हैं, आप जाने के बाद अभी कहाँ है। आप 100 मीटर गए थे फिर 100 मीटर वहीं पे आ गए तो विस्थापन 0 हो गया ना। विस्थापन हम देखता है अंतिम स्थिति कहाँ है आपका, तो विस्थापन 0, तो विस्थापन हो जाएगा 0 मीटर बटे में समय कितना, तो 50 सेकेंड जाने में 50 सेकेंड आने में 100 सेकेंड का समय लगा। अब 100 से भागा देंगे 0 में तो 0 ना होगा, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। सबसे सक्रिय माने सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, लेड, कॉपर, पारा, ये लोहा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पारा। ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक क्रियाशील पारा है, सॉरी लोहा है। अगर पूछा जाता कि पूरे ओवरऑल में सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, तो पोटेशियम है पूरे ओवरऑल में। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मारना है ना कि 4 ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो लोहा है। अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। सिरका में होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, और सिरका ये खट्टा होता है, आप लोगों को पता है। अगला सवाल देखिएगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या होती है। जब बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है मतलब वाष्प बाहर निकलता है तो क्या होता है, तो ठंडी होती है बाष्पीकरण की प्रक्रिया में वस्तुएं। आप लोग देखे होंगे गर्मी में, जब गर्मी में पसीना आता है तो देखते होंगे कितना ठंडा लगता है। पसीना आने के बाद माने वाष्प निकलता है तो ठंडा देता है, ठंडा तो जो है क्या, ठंडी होती है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात। m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तु है जो समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा से है ना, तो वेग का अनुपात। तो गतिज ऊर्जा का पहले आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला अगर लिखें तो फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए कि जो पहला द्रव्यमान है m, उसका वेग v1 है, तो 1/2 m v1 का स्क्वायर, पहला द्रव्यमान का वेग v1 है, अनुपात निकालना है ना, तो लिखेंगे अनुपात। दूसरा मान लीजिए दूसरा वेग कितना है, तो 4m द्रव्यमान की जो दो वस्तु है, यानी कि जो 4m द्रव्यमान की वस्तु है उसका वेग मान लीजिए कि वो जो है v2 वेग से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 गुना में m के जगह पे आपकी बात द्रव्यमान कितना है 4m है ना, तो लिखेंगे 4m गुना में वेग यहाँ पे v2, तो v2 का हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। अब देखिए अनुपात निकालना है तो अनुपात, अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। तो 2 से 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया इधर से इधर, m इधर भी है और m इधर भी है, तो m से m भी कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो इधर बचा क्या, इधर बचा v1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं, इधर बचा v1 का स्क्वायर, इधर बच गया v1 का स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा, तो इधर बच गया 4 v2 का स्क्वायर, इधर बच गया 4 v2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं, इसको मिटाना है पहले, बस आप लोग समझते जाइएगा। अब देखिए क्या करना है, तो v1 का स्क्वायर तो लिख दीजिए यहाँ पे v1 का स्क्वायर
बटे में, अब देखिए V2 इधर है गुना में, V2 इधर है गुना में, तो V2 इधर लाएंगे तो भागा में, तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर बचा कितना 4 है ना, बचा तो सिर्फ 4 हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा। और अगर हम अभी देखें तो क्या होगा, देखिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 बटे में V2, इसके पूरे का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, इस तरह लिख सकते हैं बराबर कितना 4 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इधर V1 बटे में V2 बराबर स्क्वायर है, जब स्क्वायर जाता है उधर बराबर की उस तरफ तो रूट में चढ़ जाता, हो जाएगा √4 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब दिखाते ऊपर में आपको, तो देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए V1 बटे में V2 बराबर √4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4 निकलता है ना, और नीचे कितना बचा है, तो बोला है उनके वेग का अनुपात, देखिए V का मान कितना, V1 का मान 4 अनुपात V2 का मान 1, यानी कि 4:1 नहीं, सॉरी 4:1 नहीं, √4 का वर्गमूल 2 ना निकलता है, तो यहाँ पे 2 होगा, 4 की जगह पे क्या होगा, तो 2 होगा। तब अब देखिए V2 का मान 2 अनुपात V1 का मान 2 और V2 का मान 1, तो 2:1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे बना ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए लास्ट सवाल है 20वां नंबर, कि जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है, जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है, आपको यह बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। गुरुत्वाकर्षण बल में पौधे का जड़ पीछे की ओर बढ़ता है और उसका तना जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक एक क्वेश्चन करके समझाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।